तो अभी हम लोग बात करने वाले सिंक्रोनस जनरेटर में ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, मतलब ऑल्टरनेटर में ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए स्विंग इक्वेशन के बारे में। जो स्विंग इक्वेशन है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्विंग इक्वेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो जो स्विंग इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं। तो जो स्विंग इक्वेशन होता है ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है रोटर डायनेमिक्स के बारे में। तो स्विंग इक्वेशन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट रोटर डायनेमिक्स, मतलब क्या बात करेंगे। We can also say swing equation describe about acceleration and deceleration of a synchronous generator with respect to steam with respect to input and output। मतलब जो स्विंग इक्वेशन है वो हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहला जो स्विंग इक्वेशन है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं रोटर डायनेमिक्स के बारे में। और जो स्विंग इक्वेशन है वो हमें बताता है जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके एक्सेलरेशन के बारे में और डी एक्सेलरेशन के बारे में, जब भी इनपुट में किसी भी तरीके का चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पर जो स्विंग इक्वेशन है वो हमें बताएगा कि हमारा जो अल्टरनेटर है उसमें किस तरीके से एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है इनपुट और आउटपुट को वेरी करने पर। तो अगर हम लोग देखें जो स्विंग इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। स्विंग इक्वेशन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसिडर किया इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। ये स्विंग इक्वेशन में जो कैपिटल लेटर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इनर्शिया कांस्टेंट। और यहाँ पर ये जो टर्म हमें जो दिखाई दे रहा है डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मशीन का एक्सेलरेशन। यहाँ पर ये जो पी एम है ये है बेसिकली मैकेनिकल इनपुट, और यहाँ पर ये जो पी ई हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट। हमें पता है अल्टरनेटर में हम लोग जो इनपुट जो देते हैं कौन सा इनपुट होता है, मैकेनिकल इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है कौन सा आउटपुट होता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो स्विंग इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है अल्टरनेटर के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर स्पीड अगर कांस्टेंट होती है, मतलब अल्टरनेटर की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है, तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल पावर होगा, मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल इनपुट, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल पावर और जो इलेक्ट्रिकल पावर होगा वो कैसा होगा, दोनों बराबर में होगी। मैकेनिकल इनपुट है और इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। तो अगर अल्टरनेटर की स्पीड अगर कांस्टेंट होती है तो मैकेनिकल पावर और जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो कैसे हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। और ये जो कंडीशन है दोनों बराबर में हो गया, और ये जो कंडीशन है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अल्टरनेटर की स्पीड कांस्टेंट होती है तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल इनपुट होता है और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है पीएम और पीई, ये दोनों बराबर में होते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। सिमिलरली जब हम लोग जनरेटर पर लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में होता है कि जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल आउटपुट, जिसके वजह से होता है कि जो एक्सेलरेशन है वो कम होने लगता है, मतलब जो स्पीड है वो डिक्रीज़ करने लगती है। सिमिलरली अगर स्पीड अल्टरनेटर की अगर कम होती है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो जो अल्टरनेटर होगा वो अपना सिंक्रोनिज्म लूज़ कर सकता है बाकी के अल्टरनेटर के साथ, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो सिंक्रोनिज्म है उसे हमें क्या करना होगा, मेंटेन रखना होगा। सिंक्रोनिज्म को मेंटेन रखने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म। इन ऑर्डर टू कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसमें स्पीड गवर्नर करता है क्या, जो स्टीम इनपुट होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। जो स्टीम इनपुट होता है या फिर बोल सकते हैं जो जनरेटर है उसका जो मैकेनिकल इनपुट है उसको इंक्रीज़ कर देता है। किस तरीके से इंक्रीज़ करता है, जैसे कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने डिस्कस किया, जब अल्टरनेटर की स्पीड कम होती है तो ऐसे केस में होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने लगती है, राइट। हमने डिस्कस किया था कि जो फ्रीक्वेंसी और जो अल्टरनेटर की जो स्पीड है वो दोनों प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्पीड अगर इंक्रीज़ होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, स्पीड अगर कम होगी तो जो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फ्रीक्वेंसी उसे हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो जैसे अल्टरनेटर की स्पीड कम होती है तो गवर्नर क्या करता है, स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म करता है क्या, जो स्टीम इनपुट है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से होता है कि जो अल्टरनेटर की जो स्पीड है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। और ये जो सिस्टम होता है ये एग्जैक्टली क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की तरह होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की तरह होता है। प्रोसेस इज जस्ट लाइक अ क्लोज लूप फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। तो स्विंग इक्वेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्विंग इक्वेशन हम लोग लिखते किस तरीके से उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए जब जनरेटर की स्पीड कांस्टेंट होती है तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल इनपुट और जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो दोनों बराबर में होते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। जब हम लोग जनरेटर के साथ लोड को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट इंक्रीज़ करने लगता है, मैकेनिकल इनपुट कम होने लगता है, जिसकी वजह से होता है कि जो अल्टरनेटर है इसकी जो स्पीड है वो कम होने लगती है। उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम होती है, मगर स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म करता है कि जो स्पीड है उसे मेंटेन रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होती है।
तो यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर ये ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है क्या? तो जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्राफ है किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी के बीच में और पावर के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है फ्रीक्वेंसी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? पावर इंडिकेट कर रही है, राइट। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये हमें इंडिकेट कर रहा है नो लोड फ्रीक्वेंसी, और ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फुल लोड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि जो नो लोड पर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ज़्यादा मिल रही है एज़ कम्पेयर टू फुल लोड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है? जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। जैसे जैसे हम लोग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे आते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, विथ इंक्रीज़ इन लोड, जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या? ऑब्वियसली जो पावर होगा वो इंक्रीज़ करेगा, राइट। तो जब हम लोग लोड को इंक्रीज़ करेंगे तो पावर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करते जा रही है, शोन इज C1 कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जैसे जैसे हम लोग ऑल्टरनेटर के साथ लोड को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो होगा क्या? जो पावर है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे ऑल्टरनेटर का, जिसके वजह से होगा क्या? जो फ्रीक्वेंसी है कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करते जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिल रही है वो मिल रही है फुल लोड पर फ्रीक्वेंसी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फुल लोड पावर, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें बहुत अच्छे क्लियर है कि जो फुल लोड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नो लोड फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नो लोड फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा है और फुल लोड फ्रीक्वेंसी कम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अंडर नो लोड फ्रीक्वेंसी रिमेन हाई, और सच ऐसी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग बोलते हैं नो लोड फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमने बात किया कैरेक्टरिस्टिक में इतना कुछ ज़्यादा सीखने लायक है नहीं, मगर इसके साथ एसोसिएटेड कुछ इक्वेशंस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक विच शोज वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू पावर इज नोन एज ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमें कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी और पावर के बीच का वेरिएशन शो करती है, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। तो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये देखा जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ करते जाती है, पावर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज़ करते जा रही है। पावर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं मतलब जो अल्टरनेटर के साथ जो लोड जो लगा है उसको हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जिसके वजह से हो क्या रहा है? जो अल्टरनेटर का जो पावर है उसको इंक्रीज़ करते हैं, पावर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं अल्टरनेटर का, जिसकी वजह से हो क्या रहा है? जो अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होते जा रही है। और आज हमने यहाँ से ये भी सीखा कि जो नो लोड पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फुल लोड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ड्रूप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है, ड्रूप इज इक्वल टू नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन रेटेड स्पीड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने ड्रूप को लिखा है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यहाँ पर हम लोग ड्रूप को कंसिडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब यहाँ पर जो ड्रूप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन है, यहाँ पर ये सबसे पहले स्पीड के टर्म में और यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहला ये वाला रिलेशन नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी अपॉन आई मीन नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन रेटेड स्पीड। तो यहाँ पर ये NNL हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? नो लोड स्पीड, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फुल लोड स्पीड, और यहाँ पर ये वाली जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रेटेड स्पीड। हमें पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन दे दिया जाता है नो लोड फुल लोड, तो हम लोग जो हमारा जो सिस्टम है उसको हम लोग कभी भी नो लोड कंडीशन से फुल लोड कंडीशन पर लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो स्पीड जो कंसिडर करी है नो लोड से फुल लोड, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं नो लोड से फुल लोड, वोल्टेज रेगुलेशन कंसिडर करेंगे नो लोड से फुल लोड, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन कंसिडर करेंगे नो लोड से फुल लोड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो लोड से फुल लोड हम लोग सिस्टम को लेके जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने ड्रूप फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पर रिलेशन कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड। सिमिलरली यहाँ पर हमने रिलेशन कंसिडर किया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी अपॉन रेटेड फ्रीक्वेंसी इंटू 100%। तो यहाँ पर ये FNL हमें इंडिकेट कर रहा है नो लोड फ्रीक्वेंसी, FFL हमें इंडिकेट कर रहा है फुल लोड फ्रीक्वेंसी, और ये वाला जो टर्म है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रेटेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिंक्रोनस जनरेटर में हमें पता होना चाहिए जो स्पीड और जो फ्रीक्वेंसी वो प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब जब हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, जब स्पीड डिक्रीज़ होती है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ होती है। मगर सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम नहीं होना चाहिए, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मेनटेन रखने के लिए हमने लगा के रखा है स्पीड गवर्नर मैकेनिज्म, जो कि एक तरीके का क्लोज लूप टाइप फीडबैक सिस्टम है जो कि स्पीड को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक हमने यहाँ पर अगेन कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है इनिशियल गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शिफ्टेड एडजस्टेड गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक। नोट दैट इफ स्टीम इनपुट इज हाई एज कम्पेयर टू इनिशियल वैल्यू, अगर स्टीम इनपुट अगर इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा क्या? जो ड्रूप है जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएंगी।
इनिशियली जो स्टीम इनपुट था वो कुछ इतना हमने कंसिडर किया, अभी हमने क्या किया, जो स्टीम इनपुट है उसको हमने ज़्यादा रखा। तो जब स्टीम इनपुट को हम लोग ज़्यादा रखेंगे एज़ कम्पेयर टू इनिशियल वैल्यू, तो होगा क्या, जो ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्टिकली कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी।